हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। आपका स्वागत है। और आज हम एक नया सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं और एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि इंग्लिश ग्रामर को आप बेसिक लेवल को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर की क्या फाउंडेशन होनी चाहिए, किन किन टॉपिक्स को आपको कवर करना चाहिए। तो आज का जो ये वीडियो सीरीज़ रहने वाला है और आज से जितनी भी ये आपको लेक्चर्स दिए जाएंगे यहाँ पे, तो ये सभी लेक्चर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे या आपका टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होके आपका डेली, आप कोई भी डेली सेंटेंस मेकिंग की बात आती है, डेली यूजेबल सेंटेंस मेकिंग, इन सभी प्रॉब्लम से अगर आप जूझ रहे हैं तो आपके लिए एक रामबाण सीरीज़ होने वाली है और आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहे। हम आपको इसमें सिखाएंगे बेसिक से एडवांस। सबसे पहले आपके पास आता है, जब आप इंग्लिश को सीखने की बात करते हैं तो इंग्लिश को आप कैसे सीखें। सबसे पहले आपके पास जो टॉपिक रहते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ योर पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, इन चीज़ों को सीखे बिना आप किसी भी तरह की इंग्लिश की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर की फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना है तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले आपको अपना बेसिक क्लियर करना पड़ेगा। और बेसिक में आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच एक अहम रोल प्ले करता है। और बेसिक में आपके पास जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट है उसमें सबसे पहला आपको नाउन आता है। नाउन क्या होता है? नाउन में आप सीखते हैं द नेम ऑफ पीपल, प्लेस, थिंग्स और एनी आइडियाज। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैंने किसी डॉग का नाम लिया तो डॉग इज द नेम ऑफ एनिमल, द नेम ऑफ एनिमल। पेरिस द नेम ऑफ प्लेस, हैप्पीनेस अ काइंड ऑफ मेंटल स्टेट और एन आइडिया। ठीक है, वट एवर काइंड ऑफ आइडिया यू कैन एक्सप्रेस। सो दिस इज द नाउन। नाउन को सीखने से आपको ये पता चलता है कि सब्जेक्ट के अंदर आप किसे नाउन समझे और कौन सा आपका सब्जेक्ट बनेगा, कौन सा आपका ऑब्जेक्ट बनेगा। और साथ ही साथ नाउन जब आप समझ जाते हैं बनाना पूरा का पूरा, इसमें और भी फर्दर रहेगा कि टाइप्स ऑफ नाउन क्या होते हैं। ये सारा का सारा हम आने वाली वीडियो में कवर करने वाले हैं। कौन से टाइप में फर्दर कौन कौन से नाउन्स आते हैं, ये सारा का सारा हम कवर करने वाले हैं। बट अभी फ़िलहाल के लिए आप सिर्फ सिंपल सा डेफिनेशन समझना है। अभी आपको सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच के वेरियस पार्ट्स से समझने हैं, टाइप्स ऑफ पार्ट्स से समझने हैं कि कौन कौन से पार्ट्स में आता है। तो इसमें पहला हमारे पास क्या आया? नाउन आया, राइट। दूसरा कौन सा है? ये रहने दीजिए, ये पहले आना था यहाँ पे, ये नथिंग, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। दूसरा है हमारे पास प्रोनाउन। दूसरा क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन में हम जो समझते हैं दैट इज़ कि जो नाउन को रिप्लेस करे। प्रोनाउन का मतलब क्या? नाउन को रिप्लेस करे। नाउन के रिप्लेस करने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? क्योंकि हम कई बार सेंटेंसेस लिखते हैं। सेंटेंसेस लिखा जैसे कि राम गोज़ टू स्कूल, राम गोज़ टू स्कूल, राम ईट्स, राम ईट्स फ्रूट। ऐसे आपने कोई भी वाक्य लिखा है ना, तो इसमें देखिए आप, यहाँ भी राम आया, यहाँ भी राम आया, आपके पास दो दो बार राम आ रहा है। इसी रिपीटिशन को ख़त्म करने के लिए जब हम सेंटेंस के अंदर, आपने क्या लिखना है? सेंटेंस के अंदर बार बार आने वाले नाउन के, आने वाले नाउन की रिपीटिशन को ख़त्म करने के लिए, हम
प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, ये याद रखना आपने। तो प्रोनाउन जैसे यहाँ पे लिखा है ही, शी, दे, इट। तो जैसे मान लो कि मैंने राम लिखा, तो राम, यहाँ पे राम नहीं लिखूंगा मैं, अब यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? मैं ही लिख सकता हूँ। अगर यहाँ पे सीता होता दिया हुआ तो सीता के लिए मैं यहाँ पे शी लिखता, राइट। अगर यहाँ पे कोई प्लूरल होते दिए, ठीक है, बहुत सारे लोगों, राम श्याम होता, तो इसके लिए मैं प्लूरल के लिए यहाँ दे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से जब हम, या कोई यहाँ पे थिंग्स का नेम होता दिया, जैसे टेबल होता दिया, ठीक है, तो टेबल के लिए मैं इट लिख सकता हूँ। तो ऐसे सभी नाउन का रिप्लेसमेंट जब हम किसी पर्टिकुलर वर्ड से करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। तो ये दूसरा पार्ट आ जाएगा, हम इसको भी हम पूरा थॉरोली सीखेंगे। फिर इसके बाद क्या आता है हमारे पास? वर्ब आती है। वर्ब भी वेरियस टाइप्स ऑफ वर्ब होती है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। सो वर्ब का मेन काम है किसी एक्शन को शो करना, कि हम सेंटेंस के अंदर कौन सा कार्य कर रहे हैं। जो हमारा कार्य है उस कार्य को एक्सप्रेस करना ही वर्ब का काम है। एक्सप्रेस एक्शंस और स्टेट्स, यानी कि हम किस समय कैसा काम कर रहे हैं, जैसे रन, इज, थिंक, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें किसकी कर रहा है? जैसे आई रन, मैं दौड़ता हूँ, आई थिंक, मैं सोचता हूँ। तो ऐसे ये मेरे एक्शन के बारे में बता रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ। एक्चुअली जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इसके लिए कैसे लिखूंगा मैं? आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। तो इसके लिए ये जो टीच वर्ड है ये मेरे कार्य को दिखा रहा है। ये किसको दिखा रहा है? ये मेरे कार्य को या मेरे एक्शन को बता रहा है कि मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ये बेसिक आइडियाज़ है, आपको मैं ज़ीरो से बता रहा हूँ। जिन बच्चों को पता ही नहीं है कि क्या इंग्लिश में हमें पढ़ना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक आते हैं, तो ये जस्ट टॉपिक के नाम है। अभी हम पढ़ नहीं रहे, पढ़ेंगे हम आने वाले वीडियो में, ठीक है। उसके बाद क्या आता है हमारे पास? एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स में हमारे पास क्यों ज़रूरी हो जाते हैं एडजेक्टिव? एडजेक्टिव इसलिए ज़रूरी हो जाते हैं क्योंकि हमें अपने एक्शंस में कुछ उसमें इम्पोर्टेंट फीचर्स देने होते हैं, उसकी रेलेवेंसेस इंक्रीज़ करनी होती है। तो ऐसे में आपके एडजेक्टिव बहुत काम करते हैं। उसकी जो एक्शन की क्वालिटी है उसको इंक्रीज़ करते हैं। एडजेक्टिव बेसिकली क्या करते हैं? क्वालिटी को इंक्रीज़ करते हैं। किसकी इंक्रीज़ करते हैं? इट इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ एक्शन, क्वालिटी ऑफ एक्शन। जैसे या नाउन, अभी क्वालिटी ऑफ नाउन को भी करेगी, ठीक है। स्मार्ट बॉय, तो क्या है? नाउन की क्वालिटी है ना, ब्यूटीफुल सीनरी, ठीक है। तो इस तरह से ये एग्जांपल इसके क्या है? हैप्पी, ब्लू, क्विक, ही डू क्विक, हरी अप, ठीक है। तो ये सारे जो जितने भी क्वालिटी वाले पॉइंट है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम एडजेक्टिव का यूज़ सेंटेंस के अंदर करते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा दैट इज़ एडवर्ब। एडवर्ब क्या करेगा? आपका एडवर्ब का काम है मॉडिफायर का, ठीक है। एडवर्ब क्या करेगा? मॉडिफाई करेगा। मॉडिफाइज किसको करेगा? वर्ब को करेगा। और एडजेक्टिव्स और अदर एडवर्ब्स, एग्जांपल क्विकली, वेरी या वेल। जैसे कि मैं यहाँ लिख रहा ही रन्स वेरी क्विकली, ही रन्स वेरी क्विकली, है ना। तो ऐसे इसने देखो रन्स, जो मेरे दौड़ने की प्रक्रिया है उसको इसने मॉडिफाई किया। उसमें क्या लिखा कि मैं दौड़ तो रहा हूँ, पर कैसे दौड़ रहा हूँ? बहुत ही फास्ट दौड़ रहा हूँ, वेरी क्विकली। तो इन बेसिक पॉइंट्स को एक साथ आप एडवर्ब को भी समझ चुके हैं कि एडवर्ब का काम क्या है। एडवर्ब का काम है मॉडिफाई द वर्ब, एडजेक्टिव्स और अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस। और एडजेक्टिव का काम है क्वालिटी एनहेंस करना, राइट। उसके बाद आता है प्रपोजिशन। हमारे पास क्या आती है? प्रपोजिशन। प्रपोजिशन का काम क्या है? टू शो द रिलेशनशिप। रिलेशनशिप किसके बीच शो करना है? जैसे हम किसी सेंटेंस को लिखते हैं तो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें आपके पास क्या आता है? सब्जेक्ट भी आता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब भी होती है, उसमें आपका एडजेक्टिव भी हो सकता है, उसमें आपका एडवर्ब भी हो सकता है, उसमें आपका
वर्ब होगा, ठीक है। वर्ब के साथ आपका उसमें बाकी अदर पार्ट या ऑब्जेक्ट होगा। तो इन सभी के बीच कैसे आप रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे, तो वो सारा का सारा जो बेसिक पार्ट है दैट इज कनेक्टेड बाय द प्रपोजिशन। तो प्रपोजिशन क्या करेगा, प्रपोजिशन कनेक्ट द नाउन एंड प्रोनाउन with rest part of the sentences, with rest part of the sentences, ये आपने याद रखना है, with rest part of the sentences। प्रपोजिशन क्लियर। उसके बाद आगे बढ़ेंगे कंजंक्शन। और कंजंक्शन का काम क्या है, जैसे आपने जंक्शन देखा है ना, जंक्शन जंक्शन क्या होता है आपको मैं बता देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे। और जंक्शन होता है एक तरह का एक चौराहा, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारी ट्रेन्स आती है, बसेज आती है, इस तरह से ना ये रूट्स होते हैं। कुछ बसें यहाँ से इधर को जा रही है, कुछ यहाँ से इधर को जा रही है, कुछ यहाँ से इधर को आ रही है, कुछ यहाँ से इधर को जा रही है, कुछ इधर से आ रही है, कुछ इधर से आ रही है। तो एक तरह का ये क्या यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है ये कनेक्टर का काम कर रहा है। ये किसको कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, कनेक्टर का काम कर रहा है, यानी कि ये जोड़ रहा है, बहुत सारे रूट्स को एक जगह पे जोड़ रहा है। तो वैसे ही जो कंजंक्शन भी होता है सिंपल वर्ड में आप देखें तो ये वर्ड्स और क्लॉज को आपस में कनेक्ट करता है। किसको करेगा, सेंटेंस के अंदर जो जितने भी वर्ड्स हैं या क्लॉजेज हैं उसको आपस में जोड़ने का काम करता है। तो प्रमुख जो हमारा कंजंक्शन है उसमें जैसे हमारे पास एंड आ गया, बट आ गया, बिकॉज आ गया, तो ये प्रमुख तौर से यूज़ किए जाते हैं कंजंक्शन। तो ये भी समझ गया आप, जैसे कि राम एंड श्याम, तो इसने क्या है, राम एंड श्याम। अगर मैंने ये वर्ड लिखा यहाँ पे राम एंड श्याम, तो ये जो एंड यूज़ किया गया है, तो ये राम और श्याम दो वर्ड्स को आपस में जोड़ने के लिए यूज़ किया गया, उनका आपस में रिलेशनशिप दिखाने के लिए यूज़ किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या था, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस करता है, हमारे स्टेट ऑफ माइंड को एक्सप्रेस करता है कि हम एट प्रेजेंट किस तरह का माइंड स्टेट ऑफ माइंड रख रहे हैं। हम हैप्पी फील कर रहे हैं या सॉरो फील कर रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे हमारे स्टेट ऑफ माइंड को ये दिखाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जैसे कि सडन इमोशंस की बात की जाए, कुछ इमोशन होते हैं जैसे वाओ या ओ या आप हो सकते हैं हुरे, ठीक है, इस तरह से बहुत सारे आप इसमें इंटरजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसको लेटर ऑन पार्ट में कवर करेंगे, पूरा का पूरा थॉरली समझने का प्रयास करेंगे, बट एट प्रेजेंट आपको जस्ट वर्ड को देखना है कि हमारे पास क्या क्या वर्ड है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है दैट इज़ आर्टिकल। डिफाइन स्पेसिफिसिटी, जैसे कि सेंटेंस को आप इंडेफिनेट बनाना है या डेफिनेट बनाना है, तो आर्टिकल हमारे पास क्या करता है, किसी भी नाउन और प्रोनाउन की स्पेसिफिसिटी को दिखाता है कि भाई कितना स्पेसिफिक है, ठीक है, या स्पेसिफिक है या जनरल है। तो अगर हम ए और एन का यूज़ कर रहे हैं तो ये ज़्यादातर इंडेफिनेट को दिखाता है। किसको दिखाता है, इंडेफिनेट एक्शन को या इंडेफिनेट नाउन को। और इसी तरह से अगर मैं द आर्टिकल का यूज़ कर रहा हूँ तो ये किसको दिखाता है, डेफिनेट को, ठीक है, क्योंकि ये आपकी जो कैटेगरी है नाउन की, एक तो इंडेफिनेट है, इंडेफिनेट में ए एन आता है, डेफिनेट में आपका द आर्टिकल आता है। तो ये भी हम इसमें कवर करेंगे। ये हमारे पार्ट ऑफ लर्निंग रहेगा, जो ये हमारी सीरीज चल रही है, इसमें हम वन बाय वन ये पूरा का पूरा कवर करेंगे। आगे हमारे पास क्या है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर। दूसरा जो पार्ट रहेगा, जब हम इन पार्ट ऑफ स्पीच को कवर कर चुके होंगे तब हम नेक्स्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर को भी देखेंगे। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर बेसिकली दो तरह से हो सकते हैं। एक तो इसमें सेंटेंस के स्ट्रक्चर में क्या आता है, सब्जेक्ट आता है कि जो एक्शन किया जा रहा है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, हु इज़ परफॉर्मिंग द सर्टेन काइंड ऑफ एक्शन। सो इसमें हमारे पास क्या रहता है, इसमें हमारे पास सेंटेंस से हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा इसमें सब्जेक्ट है, कौन सा इसमें ऑब्जेक्ट है। तो आपको जब कोई एक्शन हो रहा है तो उसमें आपने ये पूछना है, खुद से पूछिए, सेंटेंस से पूछिए कि हु इज़ डूइंग दिस एक्शन एंड व्हाट इज़ हैपनिंग। अगर आप ऐसा पूछ लेंगे, व्हाट और हु पूछ लेंगे, तो आपको जो आंसर में आएगा वही आपका सब्जेक्ट होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, द कैट स्लीप्स। अगर मैं बोलूँ कि कैट क्या कर रही है, व्हाट इज़ डूइंग कैट, तो दैट इज़ स्लीप, दैट इज़ आवर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है। और अगर आप इसमें हु से पूछेंगे, हु इज़ स्लीपिंग, अब यहाँ से आपने पूछा, ऑब्जेक्ट से पूछा हु इज़ स्लीपिंग,
कौन सो रहा है, तो कैट है, तो कैट क्या है आपका, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट आ गया। कैट क्या आ गया, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट आ गया। तो सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको सबसे पहले जो क्वेश्चन रेज करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा हु, ठीक है, कि कौन। सेंटेंस के अंदर आप जब कौन का पता करेंगे तो कौन में आपको मिलेगा सब्जेक्ट। सेंटेंस में आपको बस इतना सा ध्यान रखना है। दूसरा आता है प्रेडिकेट्स, ठीक है। प्रेडिकेट क्या है, द सेंटेंस के अंदर जब आप ऑब्जेक्ट को फाइंड करते हैं कि फॉर व्हाट, किस पर्पस के लिए आपने कोई काम किया, ठीक है, एंड व्हाट काइंड ऑफ एक्शंस यू हैव अकम्प्लिश्ड, किस तरह का कार्य आपने पूरा किया है। जैसे कि व्हाट द सब्जेक्ट डज और इज, यानी कि सब्जेक्ट ने क्या कार्य किया है, क्यों किया है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे द कैट स्लीप्स, ये जो स्लीप्स वर्ड है ये प्रेडिकेट्स है, ये कैट्स के स्लीप्स के एक्शंस को दिखा रहा है, ठीक है, कि कैट्स स्लीप्स। तो एक्शन को दिखाने वालों को हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। वेरियस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है हमारे पास। इसमें पहला आता है सिंपल सेंटेंस, जिसमें कि इंडिपेंडेंट क्लॉज रहता है, यानी कि ये किसी दूसरे क्लॉज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये खुद में ही कंप्लीट है। शी रीड्स बुक, वो किताब पढ़ता है, या ही गोज टू स्कूल, आई टीच यू। ऐसे ही एग्जाम्पल सारे किसके हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के हैं, सिंपल सेंटेंस के हैं। उसके बाद आता है कंपाउंड। कंपाउंड में क्या रहेगा कि इसमें आपको टू काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस या क्लॉजेस कनेक्ट किए हुए मिलेंगे, टू क्लॉजेस जॉइंड बाय अ कंजंक्शन। तो क्लॉज क्या, क्लॉज तो यही है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, सिंगल है। बाकी कंपाउंड में क्या होगा, ये दो हो गए, जैसे आई कुक्ड एंड शी क्लीन्ड, आई कुक्ड एंड शी क्लीन्ड। यहाँ पर देख लीजिए, ये वाला क्या, आई कुक्ड, दूसरा क्लॉज क्या है, शी क्लीन्ड, और इसको जॉइन किससे किया है, एंड से। एंड क्या है हमारा, कंजंक्शन, ठीक है। एंड क्या, एंड का काम क्या है, कंजंक्शन का काम क्या है, सेंटेंस को या क्लॉजेस को, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में जोड़ना, वर्ड और क्लॉज को आपस में जोड़ना कंजंक्शन का काम है, और ये आप यहाँ पे सीखेंगे। उसके बाद हम लास्ट में जो थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, दैट इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। इसमें क्या होता है, वन इंडिपेंडेंट होता है क्लॉज आपका, दूसरा डिपेंडेंट होता है, यानी कि एक सेंटेंस दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि एक सेंटेंस, इसमें एक क्लॉज को अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपका सेंटेंस पूरा हो ही नहीं सकता। जैसे ऑल्दो इट रेन, तो आपका ये सेंटेंस पूरा नहीं हो रहा जब तक आपने क्या नहीं लिखा, वी वेंट आउट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, जब हम बाहर गए तो ये, तो हम जबकि बाहर बारिश हो रही थी हम फिर भी बाहर गए, ठीक है। तो इस तरह से ये सेंटेंस आपका डिपेंडेंसी दिखा रहा है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की दूसरे डिपेंडेंट क्लॉज की जो डिपेंडेंसी है ये दिखाई जा रही है इस सेंटेंस से, राइट। फिर तीसरा जो हमारा पार्ट चलेगा इसमें, दैट इज टेंसेस। टेंसेस में हम इसमें प्रेजेंट टेंस सीखेंगे, पास्ट सीखेंगे, फ्यूचर सीखेंगे। प्रेजेंट का जैसे आई वॉक, पास्ट का हो गया आई वॉकड। आई वॉकड का मतलब यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगी, सेकंड। पास्ट में क्या होता है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज की जाएगी, और यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज की जाएगी। फ्यूचर में क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यहाँ पर भी क्या रहेगी आपकी, वर्ब की क्या रहेगी, फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। फ्यूचर में आई विल वॉक या आई शैल, ठीक है। वैसे करेक्ट क्या होता है यहाँ पे, आई शैल, नॉट विल। उसके बाद आता है कॉन्टिन्यूस। ये किसके थे, ये थे आपके इंडेफिनेट के। एग्जाम्पल किसके थे, ये जितने भी हमने यहाँ एग्जाम्पल पढ़े वो इंडेफिनेट के थे। इंडेफिनेट के बाद हमारे पास जो दूसरा टाइप ऑफ टेंस होता है, दैट इज कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस का मतलब है सारे जितने भी आप प्रोग्रेसिव एक्शन करते हैं, कैसे करते हैं, प्रोग्रेस, जहाँ पे आपको प्रोग्रेस दिखती है, एक्शन में प्रोग्रेस हो रही है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको इंग्लिश सिखा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, या यू आर लर्निंग इंग्लिश, आप इंग्लिश से सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, यू आर रीडिंग इंग्लिश। तो ये क्या सारे अभी ख़त्म नहीं है, इसमें क्या दिख रहा है आपको, प्रोग्रेसिव दिख रहा है, ठीक है। तो ये जहाँ पे प्रोग्रेस दिखे तो दैट इज आवर कॉन्टिन्यूस एक्शन, ऑन गोइंग एक्शन भी आप इसको देखते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, परफेक्ट। परफेक्ट में क्या होता है, आई हैव वॉकड। परफेक्ट का मतलब है कि जहाँ पे आप सेंटेंस को कंप्लीट कर चुके होते हैं, सेंटेंस को क्या करते हैं आप परफेक्ट में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो इसको इस तरह के वाक्यों को हम परफेक्ट में रखते हैं। एक और होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, वो दोनों इन दोनों का मिला जुला रूप होता है, जहाँ पे पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज इन प्रोग्रेस एंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कंप्लीटेड,
तो उसको हम क्या कहते हैं? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। क्या कहते हैं? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट पार्ट होता है। इसमें कैसे लिखते हैं सेंटेंस को? जैसे कि आई हैव बीन, आई हैव बीन I have been walking since morning। इस तरह से इसमें सेंटेंस आपका बनेगा। I have been walking since morning। देन हमारा फोर्थ पार्ट चलेगा प्यारे बच्चों, दैट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब है कि जो आपका सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पे वर्ब भी आएगी। कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपकी वर्ब भी क्या रहेगी? सिंगुलर रहेगी। अगर आपका सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल है तो आपकी वर्ब भी क्या हो जाएगी? प्लूरल हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे जैसे सब्जेक्ट सिंगुलर लिखा, सपोज करिए, जस्ट वेट, मैं दूसरा पेन यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। ये तो सेम ही जैसा हो गया, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा सब्जेक्ट सिंगुलर, क्या लिखा? राम, और वर्ब यहाँ क्या लगेगी? सिंगुलर। तो राम के साथ वर्ब मैंने मान लो कि रन लिखा, राम रन। अगर मैं रन लिख रहा हूँ पॉजिटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव में, तो ये गलत हो जाएगा। मुझे इसमें क्या लगाना पड़ेगा? सिंगुलर बनाने के लिए इसमें एस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब जाके ये मेरी क्या बन जाएगी? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से ये सही होगा। अगर मैंने लिखा राम गो, तो ये सेंटेंस क्या है? गलत है। मुझे क्या लिखना पड़ेगा? राम गोज, तो ये सेंटेंस ठीक हो जाएगा। और वैसे ही प्लूरल के लिए रूल है। प्लूरल सब्जेक्ट कैसे हो सकता है? यू के साथ मुझे अब वर्ब भी प्लूरल लगानी पड़ेगी, यू प्ले। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं इस सेंटेंस को यू प्लेज लिखूंगा तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। मुझे क्या लिखना पड़ेगा? यू प्ले, तब जाके सेंटेंस मेरा सही होगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमें यही बताता है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप वर्ब लगाएंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब होगा। ठीक है, तो इसी तरह से अभी इसमें हम थोड़ा सा देखेंगे थ्योरेटिकली कि ये क्या करता है। सब्जेक्ट इन नंबर के अकॉर्डिंग वर्ब को मैच करता है, सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग। जैसे कि शी प्ले गिटार, मैंने यही बताया अभी आपको, शी प्ले गिटार, तो ये गलत है क्योंकि इसमें एस और एस नहीं लगाया गया। जैसे ही मैं इसमें एस और एस का इस्तेमाल करता हूँ, जैसे यहाँ पे प्लेज लिखा मैंने, तो ये सेंटेंस मेरा सही हो गया। उसी तरह से एक एक्सेप्शन है हमारे पास। नेक्स्ट एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये है कि कई बार कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, जैसे ये देखने में तो प्लूरल है, जैसे टीम की बात करें, टीम में बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन जब टीम, यहाँ पे आपने एक रिमेंबर रखना, ये बात कौन सी बात रखना? रिमेंबर, जब टीम एक यूनिट की तरह काम कर रही है, ठीक है, एक यूनिट की तरह काम कर रही है, तो उसके साथ आप सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। लेकिन यदि टीम कॉन्ट्राडिक्टरी वर्क कर रही है, कॉन्ट्राडिक्शन है उनके बीच, ठीक है, मतलब कि मतभेद है, काम वो अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, डिफरेंट वेज में कर रहे हैं, तो वहां पे आपकी जो वर्ब आएगी वो कैसे आएगी? प्लूरल आएगी। यानी कि अगर सब कुछ सही से एक यूनिट की तरह काम किया जा रहा है, मिलजुल के काम किया जा रहा है, तो आपका सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब रहेगा। अगर अलग अलग डिसीजन आ रहे हैं, अलग तरीके से काम किया जा रहा है, टीम डिफरेंट ओपिनियंस रख रही है, तो इस तरह से वहाँ पे प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी। यही ये एक एक्सेप्शन इस सेंटेंस का है। आगे बढ़ेंगे। आगे हमारे पास जो नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट आएगा दैट इज पंक्चुएशन। पंक्चुएशन में क्या रहता है हमारे पास? सबसे पहला आता है पीरियड, यानी कि जिसको आप फुल स्टॉप भी बोलते हैं, ठीक है। तो एंड्स डिक्लेरेटिव सेंटेंस, यानी कि जो भी सेंटेंस होगा आपका, उसको लास्ट में, पॉजिटिव सेंटेंस के लास्ट में आप इसको यूज़ करते हैं। किस में करते हैं आप? पॉजिटिव सेंटेंस के लास्ट में इसको यूज़ करते हैं, और ये सेंटेंस को एंड दिखाता है। फिर आता है हमारे पास कॉमा। कॉमा का इस्तेमाल कब करते हैं? किसी सेपरेट क्लॉज या
आइटम इन अ लिस्ट और इंट्रोडक्टरी फेजेज में इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कॉमा का इस्तेमाल ऐसे करेंगे। क्वेश्चन मार्क आपका इंटरोगेट्स में लगता है, एंड क्वेश्चंस, यानी कि जब आप किसी सेंटेंस को WH से लिखते हैं या H हाउ फार हाउ मैनी इस तरह से लिखते हैं या किसी ऑक्सिलरी वर्ब से लिखते हैं तो आप उसमें ज़्यादातर साइन ऑफ इंटरोगेशन का यूज़ करते हैं, राइट। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा आपका एक्सक्लेमेशन पॉइंट। एक्सक्लेमेशन मैंने आपको दिखाया था, जहाँ पे आप किसी तरह का एम्फेसाइज कर रहे हैं या इमोशंस को दिखा रहे हैं, वहाँ पे आप साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज़ करेंगे। फिर आपका एपोस्ट्रॉफी, एपोस्ट्रॉफी ज़्यादातर पोजेशन की बात करता है, जैसे जॉन्स बुक, जैसे आप एग्जांपल के तौर पे योर्स आइडिया, देयर्स वीकनेस, उनकी कमज़ोरी। तो ये क्या दिखा रहा है, पोजेशन या ऑनरशिप। क्या दिखा रहा है ये, पोजेशन या ऑनरशिप दिखा रहा है। तो इन्हीं तरह के वाक्यों के लिए हम एपोस्ट्रॉफी का यूज़ नाउन के साथ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जॉन्स बुक, जॉन की किताबें, है ना। या कोई आप कॉन्ट्रैक्शंस बना रहे हैं, जैसे डोंट या डज नॉट को कैसे लिखते हैं आप, डज नॉट को इस तरह से लिखते हैं, है ना। तो ये कॉन्ट्रैक्शन है। या जैसे वी विल को ऐसे लिखते हैं विल, आई विल को आप इस तरह से लिखते हैं आई विल। तो इसके लिए भी आप इसको एपोस्ट्रॉफी का यूज़ कर सकते हैं। ये 5th पार्ट आएगा हमारे पास। 6th एंड लास्ट पार्ट थे कॉमन एरर टू अवॉइड। ठीक है, ये सीखेंगे। जैसे रन ऑन सेंटेंस, आप एकदम से सेंटेंस नहीं लिखेंगे, आप उसमें प्रॉपर ध्यान रखेंगे कि कहाँ पे कॉमा लगेगा, कहाँ पे कौन सा कंजंक्शन का यूज़ करना है। ये ध्यान आपको सेंटेंस बनाते बारी ज़रूर रखना है। दूसरा, फ्रैगमेंट्स, इनकम्प्लीट सेंटेंसेस मिसिंग अ सब्जेक्ट और वर्ब, यानी कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए आपको सब्जेक्ट और वर्ब का यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, अदरवाइज आपका सेंटेंस इनकम्प्लीट होगा। फिर आता मिसप्लेस्ड मॉडिफायर्स, अगर सेंटेंस के अंदर आपने प्रॉपरली मॉडिफायर का यूज़ नहीं किया, मॉडिफायर आपके एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, इनका यूज़ अच्छे से नहीं किया, तो भी आपका सेंटेंस गलत हो सकता है। ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल है, जैसे कि शी ऑलमोस्ट ड्रोव ऑल डे, ये यहाँ पे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ड्रोव ऑल डे, जबकि ये ऑलमोस्ट यहाँ पे आ नहीं सकता, वर्ब की कोई ये क्वालिटी और मॉडिफाई नहीं कर रहा। बट ये कब करेगा, जैसे शी ड्रोव्स ऑलमोस्ट ऑल डे, ऑलमोस्ट ऑल डे मतलब कि ये पूरे दिन भर, लगभग पूरे दिन, तो इसने मॉडिफाई ऑल डे इसको किया। तो इसी तरह से मॉडिफायर का भी सही से यूज़ करना आपको आना चाहिए। तो ये आज का हमारा पूरा का पूरा सेशन था प्यारे बच्चों। हमने इसमें क्या सीखा कि हमने इसमें बेसिक को सीखा कि कैसे आप बेसिक लर्निंग को एडवांस कर सकते हैं, एंड रेस्ट वी विल कंटिन्यू विद ईच पार्ट ऑफ द बेसिक ग्रामर, जिसमें हम पूरा का पूरा पार्ट ऑफ स्पीच करेंगे। उसके बाद फर्दर सेंटेंस मेकिंग, एरर, पंक्चुएशन, ये सब चीज़ें इसमें पूरा डिटेल में करेंगे। तो आपको क्या करना है, बने रहना है हमारे इस लाइव स्ट्रीम के साथ, एंड थैंक यू।